हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आज के क्लास में, जो प्रिपरेटरी एग्जाम 2025 में आया था, यानी कि रिसेंटली। पहले इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जान लेंगे, थ्योरी में कितना मार्क्स आएगा, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स आएगा, मार्क्स किस तरह से अलॉट किया जाता है। उसके बाद में हम पार्ट ए पार्ट बी सीखेंगे जो थ्योरी पार्ट में आ जाता है। देन वी विल प्रोसीड विथ पार्ट सी। सो ये देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके अकाउंटेंसी, इसको डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। पार्ट ए, पार्ट बी, सी एंड डी। पार्ट ए एंड पार्ट बी कंटेन्स थ्योरी पार्ट। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है थ्योरी पार्ट। whereas part C and part D contains questions, practical questions. In this, part A is important question. Why it is important? क्योंकि part A में option questions नहीं रहता, हर एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है। Part A is subdivided into 4 parts: first, second, third and fourth. फर्स्ट में आ जाता है MCQ, देन सेकेंड में आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग, देन 1 मार्क शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चंस रहता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। मतलब यहां पे हो गया टोटल 20 मार्क्स का पेपर जो सिर्फ थ्योरी में रहता है। पार्ट बी इज आल्सो थ्योरी। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिया जाता है। आउट ऑफ 5 यू हैव टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो यहाँ पे टोटल हो गया 6 मार्क्स का पेपर। ये है थ्योरी पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, लेकिन पार्ट बी में दे विल गिव 5 क्वेश्चंस and you have to answer any 3 out of 5. Part C, they will give 5 questions. You have to answer any 3 questions. Each question carries 6 marks. So यहाँ पे टोटल आ जाता है 18 मार्क्स का। टोटल आ जाता है 18 मार्क्स का। एंड लास्ट वन, सेक्शन डी, जो बिग सेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया जाता है। आउट ऑफ 6 आपको सॉल्व करना है एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। सो यहाँ पे टोटल हो जाता है 36 मार्क्स। सो ओवरऑल 20 + 6 + 18 + 36, 80 मार्क्स का पेपर है अकाउंटेंसी। ठीक है। सो अब क्वेश्चन पेपर्स। पार्ट ए में फर्स्ट वन है MCQ। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, 4 में से आपको सेलेक्ट करना है एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेकन फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फर्स्ट चैप्टर। इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड सम मनी टू द फर्म, if any partner advanced some money to the partners beyond the amount of his capital, he shall be entitled to get interest on the amount at the rate of what? Options are 5%, 6%, 8%, none of these. पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे हम। मान लीजिए यहां पे है 3 पार्टनर्स, A, B and C. There are 3 partners. Each partner has contributed 10 लाख। हर एक पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कितना है बिजनेस में? 10 लाख। यहां पे जो 10 लाख है ये हो जाता है कैपिटल्स। विच कैपिटल्स? पार्टनर्स कैपिटल्स। मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख ईच। लेकिन यहां पे ए ने दिया है फर्दर 3 लाख रुपीज। 10 लाख के अलावा उसने 3 लाख और दिया है, बट नॉट एज कैपिटल। अगर एक कैपिटल होता तो फिर हम इसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल, लेकिन इसने दिया है एज एडवांस और एज लोन। करेक्ट। सो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है
अगर कोई भी पार्टनर बियॉन्ड द कैपिटल अमाउंट देगा उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। अगर पार्टनर्स ने ए, बी और सी तीनों मिलकर अग्रीमेंट करेंगे, अग्रीमेंट के हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में डीड नहीं है देन इट विल बी 6% per annum. So what is the answer? 6% per annum, option B. If any partner advanced any money to the partnership business beyond his capital, then partnership business should give 6% per annum interest. Second question, move on to the second question. Which of the following are treated as a reconstitution of the partnership firm? So पहले क्वेश्चन हम समझेंगे, उसके बाद में आंसर मार्क करेंगे। देखो, सिचुएशन 1, assume that there are two partners. Who are the partners? A and B. Now they want to take one more person as a partner. वो और एक पर्सन को एज अ पार्टनर लेना चाहते हैं। क्लियर? सो जब नया पार्टनर, नया पर्सन बिजनेस में आ रहा है एज अ पार्टनर, इस प्रोसेस को कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सिचुएशन 2, A, B and C, there are three partners. Who are the partners? A, B and C, there are three partners. Due to some reason, B wants to go out of the business. मतलब B बाहर जाना चाहता है बिजनेस से। रीजन चाहे कोई भी हो जाए, अगर B बाहर जाना चाहता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है? नाउ थर्ड वन, सिचुएशन C, A, B and C are partners. They are sharing profits in the ratio of 3:2:1. कौन सा रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:2:1. Now they want to change their ratio as 5:3:2. पहले 3:2:1 था, अब इसको 5:3:2 करना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है? सो चाहे एडमिशन हो जाए, चाहे रिटायरमेंट हो जाए, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए, इन ऑल दीज थ्री सिचुएशंस वी कॉल इट एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? जो बिजनेस को चेंज करना है, बिजनेस को चेंज नहीं करना है, बिजनेस में टर्म्स एंड कंडीशंस, अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड में जो पॉइंट्स रहता है वहां पे कुछ चेंजेस हो जाता है। ठीक है? सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हर एक सिचुएशन में पार्टनरशिप बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है? नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज थ्रू व्हाट? सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। वही पार्टनर्स जो हम एग्जांपल में ले रहे थे बार बार, ए, बी एंड सी, तीनों पार्टनर्स अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं। तीनों पार्टनर्स अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं। जब पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। सो अगर डिसॉल्व हो रहा है पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर्स का कैपिटल कौन से अकाउंट से आप क्लोज करोगे? यहां पे ऑप्शन है बैंक अकाउंट। करेक्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि जब बिजनेस बंद हो जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है? जो भी असेट्स है सब असेट्स सेल करता है, और यहाँ पे जो भी लायबिलिटीज है सब लायबिलिटीज सेटल करता है। असेट्स को सेल कर दो, लायबिलिटीज को सेटल कर दो। इसके बाद में अगर अमाउंट बचा तो तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर अमाउंट शॉर्ट पड़ा तो तीनों पार्टनर्स लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? आइदर थ्रू कैश अकाउंट और थ्रू बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ व्हाट? दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। देखो, ये जो शेयर फॉरफीचर है इसका मतलब हम समझेंगे, क्योंकि ये 2 बार और रिपीट हुआ है क्वेश्चन में।
एनी हाउ थरली वी विल डिस्कस इन सेक्शन डी। इस क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट डी है वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस आंसर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे शेयर्स इशू कर रहा हूँ। क्या इशू कर रहा हूँ? शेयर्स इशू कर रहा हूँ। शेयर का अमाउंट मैं 3 स्टेजेस में ले रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन, सेकेंड स्टेज अलॉटमेंट, थर्ड स्टेज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर ने, मिस्टर ए, जो शेयर्स परचेज किया था मेरी कंपनी से, उसने मुझे एप्लीकेशन का अमाउंट दिया, अलॉटमेंट का भी अमाउंट दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट नहीं दिया। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट मुझे ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन जब मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पूछ रहा हूँ वो नहीं दिया। तो मैं क्या करूँगा? कुछ दिन तक वेट करूँगा, उसके बाद में उसका शेयर्स कैंसिल करूँगा। उसका शेयर्स क्या करूँगा? कैंसिल करूँगा। जब मैं शेयर्स कैंसिल करूँगा उसको हम कहते हैं फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर। सो व्हाट इज शेयर फॉरफीचर? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। क्लियर? सो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर शेयर फॉरफीचर अमाउंट है आपके पास, आपकी कंपनी में, आप बैलेंस शीट में कौन से हेड में आप इसको प्रेजेंट करोगे? क्लियर? देखिए यहां पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे शेयर कैपिटल में। कहां पे? शेयर कैपिटल में। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल में शायद आपको कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। अगर ये शेयर फॉरफीचर अमाउंट है तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे शेयर कैपिटल में। कभी कभी क्या हो जाता है, फ्रॉम शेयर फॉरफीचर वी ट्रांसफर सम अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर से कुछ अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, तब वो कैपिटल रिजर्व आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड्स। Options are balance sheet, statement of profit and loss, and cash flow statement, all of the above. We know that it is very easy. Profit and loss, balance sheet, cash flow statement, all the 3 are financial statements. पहले हम कहते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? अब कंपनी के लिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के हिसाब से इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाता है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस विच आर देयर इन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाता है? दे विल गिव 5 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है ऑलरेडी, इसमें से हमें करेक्ट आंसर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। We have to opt a correct answer and write it. ठीक है, फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, डिबेंचर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। हु आर डिबेंचर होल्डर्स? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सो ये डिबेंचर होल्डर्स कौन है और इनको क्रेडिटर क्यों कहते हैं? देखिए, कंपनी फंड रेज करता है एक शेयर होल्डर से जिनको शेयर्स इशू किया जाता है, और दूसरा डिबेंचर होल्डर से जिनको डिबेंचर्स इशू किया जाता है। कंपनी शेयर्स भी इशू करेगा, डिबेंचर्स भी इशू करेगा। शेयर्स जब इशू करेंगे, जो शेयर्स हमसे परचेज कर रहा है कंपनी से, उनको कहते हैं शेयर होल्डर। जो पर्सन डिबेंचर्स को परचेज करेगा कंपनी से, उनको कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर लाइक लेंडर्स और क्रेडिटर्स। मतलब ये देखो, चाहे शेयर हो जाए या फिर डिबेंचर हो जाए, समथिंग इन रिटर्न वी हैव टू गिव। कंपनी उनको बदले में कुछ ना कुछ तो देता है। शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न में मिलेगा उसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलेगा उनको हम कहते हैं इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को जो रिटर्न दे रहे हैं हर साल जो उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को जब आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे, ये इंटरेस्ट ऑब्लिगेटरी हो जाता है। ऑब्लिगेटरी मतलब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, हर साल आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन शेयर होल्डर्स को जब आप डिविडेंड दोगे हर साल, ये प्रॉफिट हुआ तो ही देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो हम नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, डिबेंचर होल्डर्स आर जस्ट लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
सो इसलिए इनसे जो अमाउंट आ जाता है ना, इसको नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिया जाता है. क्लियर? सो दैट इज वाई डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. कैपिटल रिजर्व इज शोन अंडर द हेड ऑफ व्हाट? इट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. बैलेंस शीट में फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में दो सब हेडिंग है, एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम कैपिटल रिजर्व को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. कॉमन साइज एनालिसिस इज आल्सो नोन एज डैश. इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस. इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस. क्या है ये वर्टिकल एनालिसिस, हम डिस्कस करेंगे. रफली यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे छोटा सा मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट ओपन करूँगा so that you can understand. ओके, अब देखो ये हमारा एक छोटा सा बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख. बैलेंस शीट का टोटल कितना है? 10 लाख. इस 10 लाख में से शेयर कैपिटल का अमाउंट है 3 लाख. शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 3 लाख. अगर आपको शेयर कैपिटल का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, मतलब 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100. परसेंटेज मिलेगा आपको 30%. करेक्ट? अगर मान लीजिए यहाँ पे होता रिजर्व्स एंड सरप्लस और उसका अमाउंट होता तो 2 लाख, तो इसको कैसे करोगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो ये हो जाता है 20%. इफ यू ऑब्जर्व, हर एक अमाउंट हम क्या करेंगे? वर्टिकली डिवाइड करेंगे. वर्टिकली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. जब वर्टिकली डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज कॉमन साइज एनालिसिस. यहाँ पे और एक मेथड है, इफ यू रिमेंबर, कंपैरेटिव साइज एनालिसिस, सॉरी कंपैरेटिव एनालिसिस. कंपैरेटिव एनालिसिस में हम हॉरिजॉन्टली करेंगे, लाइक वन अमाउंट टू अदर अमाउंट, राइट टू लेफ्ट. क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कॉमन साइज. कॉमन साइज इज नोन एज वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकली परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 9. अ डैश इज अ मैथमेटिकल नंबर calculated as reference to relationship of 2 or more numbers. हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल ABC रेशियो वॉज 3:2:1. ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? A और B में रिलेशन कितना है, रेशियो कितना है, A का शेयर कितना है, B का शेयर कितना है, ये दिखाता है. सो यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल नंबर है जो रिलेशनशिप दिखाएगा, इसको हम कहते हैं रेशियो. इसको हम कहते हैं रेशियो. नेक्स्ट, डैश एक्टिविटीज रिलेट टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट. कौन सा चैप्टर? कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज हैं. एक ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा फाइनेंसिंग. थर्ड वन इज फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है शेयर कैपिटल एंड लोन्स, शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. इन्वेस्टिंग में आ जाता है फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. ऑपरेटिंग में आ जाता है करंट असेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एक्सपेंसेस एंड नॉन करंट इनकम्स. क्लियर? जब बिजनेस फिक्स्ड असेट सेल और परचेज करेगा, वो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. कौन सा एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. ठीक है. सो दीज आर द आंसर्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स.
ठीक है, मैं पूरा इरेज करता हूँ, पूरा इरेज करूँगा. सो विच इज़ द एक्स्ट्रा वन हियर? एक्स्ट्रा वन इज प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 क्रेडिटर्स. क्वेश्चन नंबर 7 रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्वेश्चन नंबर 8 कॉमन साइज वर्टिकल एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 9 रेशियो. क्वेश्चन नंबर 10 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. थर्ड वन मैच द फॉलोइंग. पार्ट ए में यहाँ पे ए साइड दिया है कैपिटलाइजेशन मेथड, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड डिबेंचर्स. बी साइड है करंट असेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज. लास्ट वन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. कैपिटलाइजेशन मेथड, द करेक्ट आंसर इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. देखो गुडविल कैलकुलेट करने गुडविल 3 मेथड में कैलकुलेट किया जाता है. फर्स्ट वन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट. सेकेंड वन सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड. 3 मेथड है. सो कैपिटलाइजेशन मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सेकेंड वन रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. लेकिन जब बिजनेस बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तब हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज को रियलाइज किया जाता है, सेल किया जाता है, सेटल किया जाता है. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज 6th वन. नेक्स्ट थर्ड वन कैश. वी नो दैट कैश इज current asset. Cash is current asset. Point number D, financing activity is related to investing activity. So here correct option is second one. Just now we discussed cash flow statement में 3 activities हैं, operating, financing, investing. Financing activity is related to investing activity क्योंकि दोनों activities cash flow statement से हैं. लास्ट वन डिबेंचर्स. डिबेंचर्स इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन. व्हाट इज दैट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट? यहां पे डेट का मतलब हो जाता है लोन. ओके, इट इज अ काइंड ऑफ लोन. सो दीज आर मैच द फॉलोइंग आंसर्स. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड. वर्क हुआ है देखो, इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. स्टेट एनी वन फीचर ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का कोई भी फीचर बताओ. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहो, 2 और मोर पर्सन्स, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी. सो 2 और मोर पर्सन्स एंड अदर वन वी कैन से sharing of profit and loss is one of the feature of partnership business. 13th one, state one factor which affects valuation of goodwill. Goodwill valuation करते वक्त वो कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा? फर्स्ट वन वी कैन से इट इज आइदर लोकेशन ऑफ द बिजनेस और यू कैन राइट नेचर ऑफ द बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, who is executor? Who is executor? This question is repeated many times. हर साल या तो प्रिपरेटरी या तो फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा. ये देखो यहाँ पे पार्टनर्स है P, Q एंड R. Q died from the business. Q died on some date, से 30th September 2024 मान लो. इसका हो गया डेथ. किसका हुआ डेथ? Q का हो गया डेथ. अगर Q का डेथ हुआ, P एंड R क्या करेंगे? इसका जो भी अकाउंट से वो सेटल करेंगे. लेकिन कैसे सेटल करोगे? ये तो है ही नहीं. यस और नो? तब इसके नॉमिनी को अमाउंट दिया जाता है. किसके नॉमिनी को दिया जाता है? क्यूज नॉमिनी को अमाउंट दिया जाता है. नॉमिनी को कहा जाता है लीगल हायर्स. लीगल हायर्स बन जाता है एग्जीक्यूटर. सो हु इज एग्जीक्यूटर? लीगल हायर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. लीगल हायर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. नेक्स्ट वन, एक्सपैंड DRR. DRR का फुल फॉर्म है
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. ओके, नेक्स्ट वन, गिव द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है यहाँ पे. गिव द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन. वी नो दैट कंपनीज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नॉट ओनली कंपनी, हर एक बिजनेस क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हो या फिर बैलेंस शीट का हो. It will assess the financial health or position of a business. What is interpretation? Assessment of financial health of business. पार्ट ए का हो गया. देखो पार्ट ए में क्या दिया था. पार्ट ए में MCQ 5 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक 5 क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे 5 पॉइंट्स था, एंड 1 मार्क क्वेश्चंस, 1 सेंटेंस है, फिर 1 वर्ड में आपको आंसर करना है. ये हो गए पार्ट ए. नाउ वी शैल प्रोसीड विथ पार्ट बी. आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. यहाँ पे है 5 क्वेश्चंस. आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर एनी 3. क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट एनी 2 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. फेवरेट क्वेश्चन इस सबका. फेवरेट क्यों, अभी पता चलेगा आपको. स्टेट एनी 2 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनर्स एक डीड बनाते हैं, व्हाट इज दैट डीड? अग्रीमेंट को जब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में लेके आओगे उसको हम कहते हैं डीड. उस डीड में कौन सा कंटेंट रहता है? जो भी कंटेंट है उसमें से 2 आपको मेंशन करना है. इट इज वेरी इजी. उस डीड में रहता है नेचर ऑफ द बिजनेस. ओके, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एड्रेस ऑफ द बिजनेस एटसेट्रा. कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं. डन. नेक्स्ट वन आई विल एरेज नाउ. ओके, ये देखो नेक्स्ट वन इज 17 और 18 के बाद, सॉरी 17 के बाद नेक्स्ट वन इज 18th वन. व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? व्हाई इट इज कैलकुलेटेड? ओके, देखो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर्स है P Q. यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 पार्टनर है P एंड Q. इनको प्रॉफिट हो रहा है 90,000 हर साल. ऑन एन एवरेज 90,000 इनको प्रॉफिट हो रहा है. अगर 90,000 प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में से P लेगा 45,000, Q भी लेगा 45,000. मान लीजिए रेशियो नहीं दिया क्वेश्चन में. अब P एंड Q एक नए पार्टनर को लेना चाहते हैं. हु इज अ न्यू पार्टनर? न्यू पार्टनर इज R. R एंट्री होने के बाद, मतलब R का एडमिशन के बाद, R के एडमिशन के बाद ये जो 90,000 है ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. हम अज्यूम करेंगे प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 90,000 तक है. क्लियर? अब देखो क्या हुआ यहाँ पे. पहले P एंड Q, R के एडमिशन से पहले P एंड Q को प्रॉफिट मिल रहा था 45,000 एंड 45,000. लेकिन एडमिशन के बाद इनको 30,000 मिल रहा है. क्या P एंड Q कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं यहाँ पे? यस, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर प्रॉफिट. यस और नो? इन सच केस वी हैव टू फाइंड अ रेशियो. दैट रेशियो इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. व्हाई इट इज कैलकुलेटेड? क्योंकि जब नया पार्टनर आ जाता है, नया पार्टनर जो R है हमारे एग्जांपल में, R कैपिटल लेके आएगा, उस कैपिटल के साथ साथ कुछ गुडविल लेके आता है. वो गुडविल जो R लेके आ रहा है P एंड Q डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. वो जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सा रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में करेंगे. ठीक है. सो दिस इज अ कंसेप्ट हियर. बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट वन, 19th वन. राइट द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है तब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन में क्या है? हमें एक जर्नल एंट्री पास करना है
जब लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम रफली ड्रॉ करेंगे, बैलेंस शीट में जो भी असेट्स हैं हम ले लेंगे डेबिट साइड। कहां पे? डेबिट साइड। बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटीज हैं हम लिख लेंगे इसको क्रेडिट साइड। क्लियर? इट मीन बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज है हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटीज क्या हो रहा है? यहां पे क्रेडिट हो रहा है। सो इसके लिए एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, liabilities account debit to realization account. What is the entry? Liabilities account debit to realization account. Narration: transferring liabilities to realization account. Narration: transferring liabilities to realization account. क्वेश्चन में पूछा है अगर लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो एंट्री क्या हो जाता है? अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, राइट द जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग द असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप असेट्स ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या हो सकता था? एंट्री हो जाता रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, क्योंकि असेट्स हैं डेबिट साइड। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स हो चुका है डेबिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटीज हो चुका है क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट ऑलरेडी। यहां पे था एमसीक्यू में, ये देखो द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर इन बैलेंस शीट अंडर विच हेड यू विल प्रेजेंट। क्लियर? हम इसका मीनिंग समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बताता हूं। व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। कौन करेगा कैंसलेशन? कंपनी के मैनेजमेंट में कौन रहता है? डायरेक्टर्स। क्लियर? फॉरफीचर ऑफ शेयर का मीनिंग, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स by board of directors of the company for non-payment of call money. Done. Next, give any two limitations of financial statements. What are financial statements? ये भी हम डिस्कस किए थे यहाँ पे। Yes or no? Where is that? Financial statements. Yes, financial statements are balance sheet, statement of profit and cash flow statement. देखो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि हमारा प्रॉफिट कितना है ये पता चलेगा, या फिर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है ये भी पता चलेगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये पता चलेगा। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन उस एडवांटेजेस के अलावा कुछ लिमिटेशंस भी हैं। किस तरह से? ये ट्रू पिक्चर क्लियर नहीं करता, मतलब इट विल नॉट शो द ट्रू पिक्चर। करंट पोजीशन नहीं प्रेजेंट करता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करंट पोजीशन पता नहीं चलता, एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इग्नोर करता है। ये दो डिसएडवांटेजेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओके, एंड ऑल्सो यू रिमेंबर wherever there are advantages, disadvantages will come automatically. Okay, so that's it. These are the theory part, theory questions, part A, part B में हो गया था। अब हम आएंगे मेन पार्ट पे। मेन पार्ट में है यहाँ पे सेक्शन सी। सेक्शन सी में दिया है 5 क्वेश्चंस, आपको सॉल्व करना है एनी 3। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। एक चैप्टर है यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर आप कहो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कहो या फिर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कहो। इस चैप्टर का एक कंसेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मीनिंग समझेंगे, इसका फॉर्मेट समझेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन। क्लियर? ओके, सिंस दीज आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आई विल गो वेरी स्लोली। आई होप यू नो दिस अकाउंट, जो पीयूष फर्स्ट ईयर में हो गया था। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Why should we prepare it? To know whether business is earning profit or it is incurring loss. क्या बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इसको जानने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। कहां पे? बिजनेस में। करेक्ट? देखिए, अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है, ABC का पार्टनरशिप बिजनेस है, वो तो प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर देयर बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर कौन सा एक्सपेंसेस एंड इनकम्स? द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स व्हिच आर रिलेटेड टू बिजनेस। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस एंड कुछ इनकम्स पार्टनर्स को रिलेट रहता है। कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स किसको रिलेट रहता है? पार्टनर्स को रिलेट रहता है। जो पार्टनर्स के एक्सपेंसेस एंड इनकम्स है उसको रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। करेक्ट? क्या हो जाता है यहां पे? पहले बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करो, उस बिजनेस में पार्टनर का एक्सपेंसेस और इनकम्स माइनस करो, माइनस करने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस एंड इनकम ही रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ओनली रिलेटेड टू पार्टनर्स। दैट इज व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन? ये सेक्शन बी में आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, फाइनल एग्जाम में आप ये देखो सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स के लिए आता है, बहुत बार इसका मीनिंग भी पूछ चुका है। व्हाट इज मीनिंग? व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? सो अब इसका फॉर्मेट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड वी राइट एक्सपेंसेस, यूजुअली द एक्सपेंसेस विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना, पार्टनर्स के सैलरी वर्कर का नहीं, मैनेजर्स का नहीं, यहां पे जो सैलरी पार्टनर लेता है उसका सैलरी, वो एक्सपेंडिचर यहां पे लिखा जाता है। कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डेबिट साइड। देन क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। सो दैट इज व्हाई वी कॉल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डेबिट साइड। मैं रिपीट करूंगा, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा तो हम इसको कहते हैं प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचा हम इसको कहते हैं लॉस। प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, ये हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, ये हमें ट्रांसफर करना है कौन सा अकाउंट को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्लियर? एक बार फिर से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट, क्रेडिट साइड 2 ट्रांजैक्शंस, डेबिट साइड 3 ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन।
Debit side balancer means we call it as profit. Credit side balancer means we call it as loss. It may be profit or loss. We should transfer it to partner's capital account. Clear? Okay. Okay. I will erase this part. Apart from this, you must remember, आपको कंपल्सरी याद रखना है, दो ट्रांजैक्शन है जो हमें नहीं लेना पड़ेगा. दो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में देते हैं लेकिन हमें नहीं लेना है. एक है कैपिटल और दूसरा है ड्राइंग्स. क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन में रहता है लेकिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेना पड़ेगा. सर क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड करता है. कैपिटल एंड ड्राइंग्स हमें लेना पड़ेगा बैलेंस शीट में. ये तो बैलेंस शीट नहीं है बॉस, ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए कैपिटल और ड्राइंग्स क्वेश्चन में रहता है लेकिन आप इसको इग्नोर करो, इस अकाउंट में नहीं लेना है. इज दैट क्लियर? चलो, सो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. द पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन मनोज एंड गैन प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली. इसका मतलब इक्वली मतलब दोनों का शेयर है 1:1. इक्वली मतलब 1:1. मनोज विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ. एज वी डिस्कस्ड, सैलरी हमें लेना है डेबिट साइड. गैन हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट. इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर अलाउिंग मनोज सैलरी. मनोज का सैलरी देने के बाद, प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 10% कमीशन देना है ज्ञान को. मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो भी है प्रॉफिट हमारे बिजनेस में, पहले उसमें से आप सैलरी दे दो मनोज का. सैलरी देने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 10% कमीशन देना है ज्ञान को. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल. पार्टनर्स के जो भी कैपिटल है उसके ऊपर हमें 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड. फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ मनोज एंड गैन आर 1,80,000 रिस्पेक्टिवली. ये देखो क्या है ये दोनों, ये जो 1 लाख और 80,000 है कैपिटल्स हैं. मैं क्या कहा था, कैपिटल आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पे नहीं आता. पॉइंट नंबर एफ, देयर ड्राइंग्स. क्या है ये ड्राइंग्स? देयर ड्राइंग्स वेयर 16,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली. मनोज का 16,000, गैन का 14,000. क्या है ये ड्राइंग्स? बॉस इग्नोर कर दो. क्यों? नॉमिनल अकाउंट है ना, इसलिए. पॉइंट नंबर जी, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू 40,000. क्या दिया है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट दिया है. ठीक है. चलो, सो यूजिंग द इंफॉर्मेशन नाउ वी विल प्रिपेयर द अकाउंट. ओके, यहां पे एक छोटा सा वर्किंग नोट करना है, बाद में करेंगे. पहले पॉइंट नंबर जी ले लेंगे तो हमें इजी हो जाता है. पॉइंट नंबर जी इज नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट हमें कहां से मिलेगा? हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सो इसका हेडिंग हो जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. सर कितना है नेट प्रॉफिट? 40,000. क्लियर? सो ये देखो, एज वी डिस्कस नेट प्रॉफिट वी हैव टेकन आउट ऑन क्रेडिट साइड. नेक्स्ट, उसके बाद में अब आप स्टार्ट करो पॉइंट नंबर ए से. पॉइंट नंबर ए में सिर्फ रेशो दिया है. ये रेशो काम आएगा जब हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सो फिलहाल उसको पेंडिंग रखेंगे. पॉइंट नंबर बी, मनोज विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ. पार्टनर का सैलरी कहां पे लेना है? डेबिट साइड. सो यहां पे मैं लिखूंगा टू सैलरी टू मनोज. सैलरी टू मनोज कितना है? 400 पर मंथ. हर एक महीने के लिए 400 है. सो इट विल बी 400 into 12 months. So the amount will be 4,800. क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, यूजुअली
यूजुअली इस तरह का एडजस्टमेंट पीयू बोर्ड प्रिपरेटरी एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी नहीं दिया था। ये पहली बार है इस तरह का एडजस्टमेंट दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज हुआ था। थोड़ा फोकस करो इस पॉइंट को। गैन हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सिंपल, नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000, उसके ऊपर हमें 10% देना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? आफ्टर अलाउिंग मनोज सैलरी, मतलब 40,000 में से बॉस आप क्या कर दो, पहले 4,800 सैलरी दे दो मनोज को, उसके बाद में जो बचेगा उसके ऊपर 10% कमीशन दे दो ज्ञान को। क्लियर? वर्किंग नोट, आई विल कम टू वर्किंग नोट हियर। Okay, working note. Commission to GAN. ठीक है, प्रॉफिट बिफोर सैलरी। सैलरी से सैलरी डिडक्ट करने से पहले प्रॉफिट कितना था सर? 40,000 था। इसमें से आप क्या कर दो, सैलरी ऑफ मनोज माइनस कर दो। कितना है सैलरी ऑफ मनोज? 4,800, डिडक्ट इट। व्हाट इज रिमेनिंग? 35,200 इज रिमेनिंग। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी। प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी, यही कह रहा था ना क्वेश्चन में, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनोज सैलरी। सो यहां पे कमीशन हो जाता है टू कमीशन टू गैन। 35,200 जो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है, इसके ऊपर 10% चार्ज कर दो, 3,520 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। नाउ पॉइंट नंबर 7। व्हाट इज पॉइंट नंबर 7? 7% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है हमें पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर। सिर्फ एक सेंटेंस है, यहां पे हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि कह रहा है बस कैपिटल के ऊपर आप 7% इंटरेस्ट चार्ज कर दो। ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर ई में देखो क्या दिया है। फिक्स्ड कैपिटल है 1,80,000 रिस्पेक्टिवली फॉर मनोज एंड गैन। सो ये जो कैपिटल है इसके ऊपर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो ये हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनोज गैन। मनोज का जो कैपिटल है 1 लाख, उसके ऊपर चार्ज कर दो 7%, ए हो जाता है 7,000। और यहाँ पे इसका है 80,000, 80,000 के ऊपर 7% चार्ज कर दो, ये हो जाता है 5,600। दोनों ऐड कर दो, इट विल बी 12,600। क्लियर? पॉइंट नंबर एफ इज ड्राइंग्स। वी शुड इग्नोर इट एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग। नेट प्रॉफिट 40,000 ऑलरेडी वी हैव टेकन। ठीक है, सो दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑल द एंट्रीज वी हैव एंटर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। I'll take the calci. Okay. See here. Debit side, credit side, check the amount. Debit side amount कम है, credit side amount ज़्यादा है, तो 40,000 मैं पहले लिखूंगा क्रेडिट साइड 40,000। सेम अमाउंट मेरे पास जगह नहीं, सो यहाँ पे लिखूंगा। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 40,000 में से सभी माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 4,800, 3,520 एंड 12,600। 40,000 minus 12,600, 3,520, 4,800। यहाँ पे अमाउंट बचा 19,080 रुपीज़। कितना बचा? 19,080 रुपीज़। दिस 19,080 रुपीज़ इज कॉल्ड एज प्रॉफिट।
इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट। में क्या कहा था, डेबिट साइड बैलेंस बचा तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बैलेंस बचा तो लॉस। चाहे प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, हमें इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो ये जो अमाउंट है 19,080, इसके लिए लिखना है हमें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें यूज पड़ेगा इस रेशियो का। क्या था रेशियो, इक्वली, मतलब 1:1। ये जो 19,080 प्रॉफिट है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा M एंड G को। 19,080 इंटू 1/2, 9,540 to each partner, 9,540 to each partner. Clear? So this is ready now. What is that? Profit and loss appropriation account. Clear? Okay. Question number 2. Question number 2, they are asking calculate new profit sharing ratio of N and D. This question is based on retirement. पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। N, S and D are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. So who are the partners? N, S and D. Their ratio is 5:3:2. S retires from the firm. S retires from the firm. So retired partner is S. His share is acquired by N and D in the ratio of 2:1. जो रिटायर हो रहा है S, इसका शेयर अक्वायर किया है N एंड D ने, इन विच रेशियो, इन 2:1। क्लियर? अगर ये सिचुएशन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर दो। सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। शेयर अक्वायर्ड by N and D is 2:1. Correct? Then old ratio of N, S and D is 5:3:2. 5:3:2. Now न्यू रेशियो का फॉर्मूला देखो। New ratio is old ratio plus acquired share. Old ratio plus acquired ratio. Old share plus acquired share. तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे acquired share फाइंड करना है। पहले क्या करना है, acquired share फाइंड करना है। देखिए N ने क्या किया था, जो रिटायर्ड पार्टनर्स है S, टोटल शेयर देखिए 5, यहां पे लिखूंगा फिर से 5:3:2 NSD का है। 5 + 3 + 2 टोटल हो गया 10। सो S इज रिटायरिंग, आउट ऑफ 3 ही शेयर इज 10। सो ये हो गया 3/10। S का शेयर कितना है, 3/10। इसमें से N ने अक्वायर किया था 2, यहां पे 2:1 मतलब 2 + 1 is 3। 3 में से इसका हिस्सा है 2, सो इट इज 2/3। अक्वायर्ड शेयर ऑफ N इज 2/3 इंटू 3/10, मतलब 3/10 में से जो रिटायर हो रहा है S, उसमें से इसने लिया 2/3, तो कितना हो जाता है, 2 × 3 is 6, 3 × 10 is 30। सिमिलरली N का शेयर कितना है, यहाँ पे अक्वायर्ड शेयर 1/3 है आउट ऑफ 310। सो S का जो 310 शेयर है उसमें से D ने लिया था 1/3 शेयर, सो यहाँ पे हो जाता है 3/30। अब हम मेन आंसर पे आएंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। वी नो द फॉर्मूला नाउ, यस और नो? व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर्ड शेयर। ठीक है, सो रिमेंबर न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स। हु आर द रिमेनिंग पार्टनर्स? हियर N,
एंड डी, ये तो हो गया रिटायर्ड। एस तो रिटायरमेंट लिया, बचा कौन, एन एंड डी। सिर्फ उनके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड करना है। एन का ओल्ड रेशियो, एन का ओल्ड रेशियो 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस एन का अक्वायर्ड शेयर, अक्वायर्ड शेयर है 6 डिवाइडेड बाई 30। एलसीएम हो जाता है 30, हियर मल्टीप्लाई विथ 3 एंड 1, 5 into 3 is 15, 6 into 1 is 6, टोटल है 21/30। सिमिलरली फॉर डी, हिज ओल्ड शेयर, ये चेक करो कितना है इसका, 2 डिवाइडेड बाई 10 इज द ओल्ड शेयर एंड अक्वायर्ड शेयर इज 3 डिवाइडेड बाई 30। अगेन एलसीएम इज 30, मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 1, 2 into 2 is, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 into 3 is 6, 3 into 1 is 3, टोटल है 9/30। डन। सो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड करना है। न्यू रेशियो ऑफ एन एंड डी इज 21:9। ये जो न्यूमरेटर है सिर्फ इसको लेना है, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 3 7 3 3 सो फाइनल आंसर इज 7:3। इस तरह से हमें क्या करना है, न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिमेंबर देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस। यहाँ पे वन ऑफ द सिचुएशन इज शेयर्स आर अक्वायर्ड, शेयर्स आर अक्वायर्ड। जब अक्वायर्ड वर्ड देता है तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा, कैसे, ओल्ड रेशियो प्लस अक्वायर्ड रेशियो दोनों ऐड करना है। अक्वायर्ड रेशियो आपको फाइंड करना है, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसमें से कितना अक्वायर किया ओल्ड पार्टनर ने, फाइंड करो मल्टीप्लाई करके, देन यहाँ पे जो आंसर आता है इसको ओल्ड रेशियो में ऐड करना है। इज दैट क्लियर? सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24. This question is from death of a partner. This question is taken from death of a partner. बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, स्पेशली एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर ए, थोड़ा टाइम लेगा। A, B and C are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 2:1. So who are the partners? A, B and C. Ratio is 2:1. Correct? Their balance sheet as on 31st March 2024 was as follows. बैलेंस शीट से पहले ये पॉइंट पढ़ेंगे हम। कौन सा पॉइंट? जो एडजस्टमेंट में दिया है। सी डाइड ऑन 30 सितंबर 2024। एक जो क्वेश्चन है डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से है। क्लियर? यहां पे डेथ हुआ है सी का। किसका डेथ हुआ? सी का। कब डेथ हुआ? 30 सितंबर 2024 को हो गया इसका डेथ। डन? ओके। अब देखिए यहां पे जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट से हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए। एक कैपिटल ऑफ द डिसीज पार्टनर, दूसरा रिजर्व और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इसके लिए शॉर्टकट नाम देंगे हम सीआरपी। बस हमें समझने के लिए क्या फाइंड करना है? फ्रॉम बैलेंस शीट वी शुड टेक ओनली 3 पॉइंट्स, 3 transactions. One is capital of the deceased partner, then reserves and surplus, reserve and third one profit and loss. इसके अलावा यहाँ पे जो भी अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं हमें उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, ये सब हम इग्नोर करेंगे। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर? कैपिटल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन हमें लेना है इस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। ये सब एडजस्ट करने से पहले हम समझेंगे ये इंटरवेंशन पीरियड क्या है। यहां पे इंटरवेंशन पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, इंटरवेंशन पीरियड ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे आपका पहला स्टेप हो जाता है इंटरवेंशन पीरियड कैलकुलेट करना। इंटरवेंशन पीरियड इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ। कहां से लेके कहां तक? अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ जो पीरियड रहता है उसको हम कहते हैं इंटरवेंशन पीरियड। फॉर एग्जांपल, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च का। कब का है ये बैलेंस शीट? 31 मार्च का।
सो 31 मार्च अगर क्लोजिंग डेट है, ओपनिंग डेट हो जाता है 1/4/24। यस और नो, व्हाट इज ओपनिंग डेट? 1/4/24। सो 1/4/24 से लेके 39/2024 तक हमें नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 6 मंथ्स। सर कैसे? काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। डेट है 30 सितंबर, मतलब सितंबर हमें काउंट करना है क्योंकि सितंबर मंथ में सी बिजनेस में था, एग्जिस्टिंग था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में देता 1 सितंबर, इसका मतलब सी का डेथ हुआ है 1 सितंबर, तो हमें सितंबर को इग्नोर करना है। नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करना पड़ेगा सिर्फ अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर 1 सितंबर होता तो नंबर ऑफ मंथ्स होता है यहाँ पे 5 मंथ्स। इज दैट क्लियर? ओके, देन पॉइंट नंबर ए में शायद ही कुछ मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चन पेपर में शायद मिस्टेक रहेगा। व्हाट इज गिवन हियर? द डिसीज्ड पार्टनर will be entitled to his share of profit at the date of death calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 4 years। ये जो है एडजस्टमेंट एक्चुअली ये गुडविल का है। एक्चुअली क्या है ये गुडविल का है। क्लियर? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24। 4 साल का प्रॉफिट है। 4 साल का प्रॉफिट यूज करो, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो। उस एवरेज प्रॉफिट से पहले गुडविल फाइंड करना है, देन हमें देना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। क्लियर? मैं पहले पूरा एरेज करूंगा, इसके बाद में हम वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट के बाद जो पेंडिंग क्वेश्चन है उसको स्टडी करेंगे। मेन क्वेश्चन देखो, मेन क्वेश्चन है प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट। क्लियर? मैं एरेज कर रहा हूं पूरा यहां पे। अब हम फोकस करेंगे सिर्फ पॉइंट नंबर ए के ऊपर क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमें क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। क्लियर? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहां पे 2 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज फर्स्ट वन? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। व्हाट इज फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स मतलब द प्रॉफिट्स विच आर गिवन हियर, एड ऑल द प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट्स दिया है क्वेश्चन में वो सब ऐड कर दो। 80,000, 50,000, 40,000 and last one 30,000. We should add all the profits and divide with number of years. 1, 2, 3, 4. There are 4 profits, so I'll divide with 4 years. सभी प्रॉफिट्स ऐड करो, it will be 2 lakh rupees and divide with 4 years. So आंसर आ जाता है 50,000. What is that 50,000? It is average profit. कैसे करना है एवरेज प्रॉफिट? सभी प्रॉफिट्स ऐड करो, कितना प्रॉफिट है उसका नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल है। स्टेप 2, गुडविल। गुडविल का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज पर स्टेप ए। हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किए हैं, ₹50,000 आ गया था आंसर। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया है क्वेश्चन में, ये देखो, बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज। स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पे 3 ईयर्स भी दिया है, 4 ईयर्स भी दिया है। 3 ईयर्स है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और एक 4 ईयर्स क्या है? 4 ईयर्स बता रहा है कि हम 4 साल का इंफॉर्मेशन दिए हैं,
4 साल का प्रॉफिट दिए हैं, ठीक है। सो दोनों ईयर्स में हमें लेना पड़ेगा परचेज्ड ईयर्स आर 3. So 50,000 into 3 years, आंसर विल बी 1,50,000. सो इस तरह से हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर वर्किंग नोट नंबर 1. नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज फोकस करो. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिए यहां पे पार्टनर्स हैं A, B एंड C. रेशियो है 2:1. डेथ हुआ है C का. डेथ किसका हुआ, C का. सो अब ये जो 1,50,000 है गुडविल, ये सब का है, सबका मतलब ऑल द 3 पार्टनर्स का. अब हमें क्या करना है, अमॉन्ग ऑल द 3 पार्टनर्स गुडविल में से C का शेयर कितना है ये फाइंड करना पड़ेगा. जो टोटल गुडविल है उसमें से C का कितना आ जाता है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो ये देखो इसको कैसे करना है, C's शेयर इन गुडविल. हाउ टू कैलकुलेट, टोटल गुडविल इज 1,50,000 and his share 2 + 2 + 1 is 5. His share is 1/5. So यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 30,000. करेक्ट, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 30,000. ये जो 30,000 है एक किसका गुडविल है, ए सी का गुडविल है. ए 30,000 हमें ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:1. आप चाहे 2:1 ले लो या फिर इसको रिड्यूस करो 1:1 में, ठीक है. सो आई विल राइट हियर ए एंड बी. 30,000 into 1/2 is 15,000. 30,000 into 1/2 is 15,000. डन, ओके. इस तरह से गुडविल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. फिर से करेंगे. गुडविल पहले कैलकुलेट करो. देयर आर 2 स्टेप्स. एवरेज प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, सभी प्रॉफिट्स ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, बहुत सिंपल. सेकेंड वन, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो. एवरेज प्रॉफिट है 50,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 3 ईयर्स, 1,50,000 मिला. क्या है 1,50,000, ओवरऑल पार्टनरशिप बिजनेस का है ये गुडविल. अब क्या करना है 1,50,000, इसमें से जिसका डेथ हुआ है, जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर फाइंड करो, आ गया 30,000. ये जो 30,000 है रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रिमेनिंग रेशियो. 2:2 है, एक्चुअली आप इसको रिड्यूस करके 1:1 कर सकते हैं या फिर आप 2/4 भी ले सकते हैं, आंसर सेम रहेगा. क्लियर, ओके. सो चलो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट. हु इज एग्जीक्यूटर, थ्योरी में एक क्वेश्चन आया था, यहां पे देखो थ्योरी में एक क्वेश्चन था. हियर, वेयर इज दैट, यस, हु इज एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटर इज लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर. जिसका डेथ हुआ है ना उसका एक लीगल हायर है या फिर नॉमिनी है. इस क्वेश्चन में डेथ हुआ है सी का, तो इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. तो अब सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहां पे बाय सीज कैपिटल अकाउंट. क्या लिखना है, बाय सीज कैपिटल अकाउंट. सीज कैपिटल अकाउंट में क्या कहा था आपको, बैलेंस शीट से हमें सिर्फ सीआरपी फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस. सी का कैपिटल है यहाँ पे 40,000, सो हम ले लेंगे यहाँ पे 40,000 रुपीज. करेक्ट. सो सी लिए हम, कैपिटल लिए है बैलेंस शीट से. क्या रिजर्व है क्वेश्चन में, यस सर बैलेंस शीट में है रिजर्व फंड. कितना है अमाउंट, 50,000. ये 50,000 तो सबका मिला के है, किसका, ए बी एंड सी का सबका मिला के है. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिजर्व फंड सिर्फ सी का फाइंड करना है.
So by reserve fund, amount is 50,000. Share of partner C is 1/5. So amount आ जाता है 10,000. Clear? हो गया रिजर्व वी हैव टेकन. हैव द गिवन प्रॉफिट एंड लॉस इन द क्वेश्चन? नो सर, नहीं दिया, तो इसको इग्नोर कर दो. अब आ जाओ पॉइंट एडजस्टमेंट में. पॉइंट नंबर ए, ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन रेडी है. जो लास्ट में था 15,000 उसको बस अकाउंट में लेना है. क्रेडिट साइड बाय एज कैपिटल अकाउंट 15,000 बाय बीज कैपिटल अकाउंट 15,000. Clear? So we have completed point number A. Now point number B, last point. Interest on capital to be allowed at 12% per annum. हमें क्या करना है? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है. कितना परसेंट? 12%. ओके, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. किसका कैपिटल? सर सी का कैपिटल. कितना है कैपिटल उसका? 40,000. करेक्ट. 40,000 के ऊपर कितना परसेंट चार्ज करना है हमें? 12% चार्ज करना है. लेकिन सर ये तो 12% पर एनम है ना, एक साल के लिए है. क्या इस साल में, दैट इज 2024-25 में सी पूरा साल के लिए, पूरे साल में अलाइव था? नो, ही वॉज देयर इन द बिजनेस ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. दैट इज वाई इंटरवेंशन पीरियड कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से लेके डेट ऑफ डेथ तक हमें नंबर ऑफ मंथ्स पहले कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है 40,000 इंटू 12%, ये तो एक साल के लिए हुआ. हमें फाइंड करना है सिर्फ 6 months के लिए. सो इंटू 6/12 करूंगा, ये आ जाता है यहाँ पे 2,400. इज दैट क्लियर? सी इज कैपिटल, रिजर्व, हिज गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टेकन. Apart from that, there is no other transaction. So we have entered all the transactions. अब क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करना है. क्रेडिट का टोटल करो. टोटल है 82,500. आई डोंट हैव स्पेस, मैं यहां पे लिखूंगा. टोटल है 82,400. करेक्ट. 82,400. राइट द सेम अमाउंट ऑन डेबिट साइड. क्या यहां पे कुछ अमाउंट है? अगर है तो माइनस करो, नहीं तो क्या कर दो आप, सेम अमाउंट यहां पे लिखो. सर हर एक ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट साइड लिए हैं, डेबिट साइड क्या ट्रांजैक्शन आएगा यहां पे? यस आएगा. 2 ट्रांजैक्शन आएगा. या तो वहां पे ड्राइंग्स होना चाहिए या तो यहां पे लॉस होना चाहिए. अगर ड्राइंग्स और लॉस आ गए तो हमें डेबिट साइड लेना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी नहीं, लॉस भी नहीं. सो इसलिए डेबिट साइड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लिए. 82,400 इज अ बैलेंसिंग अमाउंट. अब क्वेश्चन आता है सर इसको लिखेंगे क्या? देखो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. क्या लिखना है? टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट टू बैलेंस अमाउंट. ठीक है सर, ए लोन अमाउंट क्यों? क्योंकि अगर सी का डेथ हुआ, ए एंड बी मिलके इसके नॉमिनी को, इसके एग्जीक्यूटर को अमाउंट देना चाहिए. अगर क्वेश्चन में मेंशन किया अमाउंट इज पेड, तो आप यहाँ पे टू कैश ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से कुछ मेंशन है ही नहीं, अमाउंट इज पेड और नॉट पेड. तब हमें अजम्पशन करना है ये अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ, ये अभी भी एज अ लोन पेंडिंग है पार्टनरशिप बिजनेस में. इसलिए जब अमाउंट बचेगा इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. इज अ क्लियर? दैट्स इट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया कंप्लीट. डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, joint stock companies. They have given some information. Using the information we have to prepare statement of profit and loss. क्या प्रिपेयर करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2024 एज पर Schedule 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर?
सो यहाँ पे एक फॉर्मेट है, जो मेन पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इन डेप्थ में हम डिस्कस नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। जो मेन पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाता है सेल्स एंड सर्विसेज। कौन सा हेडिंग में कौन सा ट्रांजैक्शन आ जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाता है सेल्स एंड सर्विसेज। अदर रेवेन्यू, अगर बिजनेस में सेल्स एंड सर्विसेज के अलावा कोई अदर इनकम है, लाइक एग्जांपल इन माय क्लास, इन माय कोचिंग सेंटर, व्हाट इज माय मेन इनकम? फीस। अगर फीस है वो सर्विस से आ रहा है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं कुछ अमाउंट एफडी रखा हूं और मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट मेरे बिजनेस की वजह से नहीं आ रहा है, इसलिए इसको लिया जाता है अदर रेवेन्यू। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी है ये सब आ जाता है अदर रेवेन्यू में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। ये जो 7 ट्रांजैक्शन है ये आ जाता है एक्सपेंडिचर साइड। रेवेन्यू साइड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर रेवेन्यू, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन आ जाता है। क्लियर? देन सेल्स एंड अदर रेवेन्यू के बाद आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहां पे आ जाता है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, जो एम्प्लॉयज को रिलेटेड है वो सब यहां पे आ जाता है। फाइनेंस कॉस्ट में आ जाता है इंटरेस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आ जाता है इंटरेस्ट, जैसे कि लोन के ऊपर जब बिजनेस इंटरेस्ट पेमेंट करता है बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन जो अभी डिस्कस किए थे थ्योरी पार्ट में, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाता है। देन नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, अमोर्टाइजेशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। डायरेक्टली दिया रहता है क्वेश्चन में, आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। जो एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में नहीं आता, उसे हमें लेना पड़ेगा अदर एक्सपेंसेस में, लाइक रेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, कैरेज। इस तरह से जो भी एक्सपेंसेस हैं जो पॉइंट नंबर 1 to 6 में नहीं आता, उसको लेना है अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एक्सपेंडिचर, सब सॉल्यूशन के बाद डिस्कस करेंगे। देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं थरली इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस में 2 बार डिस्कस किए थे, और यहाँ पे फिलहाल हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसका डिस्कशन करते जाएंगे वो एक्सटेंड होते ही जाता है। क्लियर? सो जो मेन पॉइंट है हमें सॉल्यूशंस के लिए चाहिए, उतना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट वन, सेल्स। सेल्स इज नथिंग बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो पहले एरेज करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सेल्स 10 लाख है, सेल्स आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। देन परचेज देखो 3 है यहाँ पे, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज एंड परचेज रिटर्न। इसका एक वर्किंग नोट करके एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है उसको लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। स्टूडेंट्स, परचेज, सिर्फ परचेज दिया तो आप इसको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में मत ले लो, इसको लेना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ही लेना पड़ेगा। ठीक है। सो वर्किंग नोट आई विल प्रिपेयर हियर, working note I will prepare here for what is that? Cost of materials consumed. Cost of materials consumed. कैसे करना है देखो, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज दोनों करना है ऐड। कैश एंड क्रेडिट परचेज दोनों करना है ऐड। कैश परचेज है 2 लाख, क्रेडिट परचेज है 4 लाख, दोनों कर दो ऐड। सो ये हो गया 6 लाख। इसमें से हमें क्या करना है, परचेज रिटर्न को करना है माइनस। इसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करना है। परचेज रिटर्न अमाउंट इज 20,000, ये हो गए अमाउंट 5,80,000।
ओके, इसको हम कहते हैं नेट परचेज। दिस 5,80,000 आई विल टेक हियर। अदर रेवेन्यू में कुछ भी नहीं है, सो आई विल राइट इट एज डैश नील। पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन ये दोनों आ जाता है अदर एक्सपेंसेस में। कहाँ पे आ जाता है? अदर एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं करते, ये फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता, ये डिप्रिसिएशन में नहीं आता। ठीक है, सो अब वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 इज अदर एक्सपेंसेस। What is the first one? Power and fuel. And second one, consumption of stores. Amounts are 30,000, 50,000, total है 80,000. So अब क्या करेंगे हम? अदर एक्सपेंसेस में यहां पे ले लेंगे 80,000 रुपीज। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो 30,000 है, ये आ जाता है फाइनेंस कॉस्ट में। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो नहीं दिया, सो इसको गैप रखेंगे। क्लियर? टैक्स 30% है, ये टैक्स एक्सपेंसेस में लेना है। कैसे लेना है? एंड में देखेंगे। सो अब करो इसका टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे है टोटल 10 लाख। उसी तरह से आपको टोटल एक्सपेंडिचर का भी टोटल करना है। 5,80,000 प्लस 30 प्लस 80,000, टोटल है 6,90,000। अब 10 लाख में से 6,90,000 को माइनस करना है, मतलब टोटल रेवेन्यू में से आपको टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस करना है। माइनस करने के बाद बचेगा 3,10,000। ये जो 3,10,000 है, इसको कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 10 लाख माइनस 6,90,000। यस, नाउ लेस टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस कभी कभी अमाउंट देता है, लाइक 30,000, 20,000, 1 लाख, जो भी है। अगर अमाउंट दिया तो टैक्स एक्सपेंस में आप डायरेक्टली अमाउंट ले लो। अगर अमाउंट नहीं दिया, इस तरह से परसेंटेज दिया, तो क्या करना है? ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3,10,000, इसके ऊपर आपको चार्ज करना है 30%। सो 3,10,000 इंटू 30%, ये हो जाता है 33,000। बस माइनस कर दो। रिमेनिंग अमाउंट इज 2,17,000। थोड़ा कंजेस्टेड है स्पेस, 2,17,000 बचा। ओके, सो दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। देखो पहले क्वेश्चंस देखो। कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। आई टोल्ड यू कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है नेट प्रॉफिट। फॉर्मेट एक बार डिस्कस करेंगे हम। क्या हो जाता है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। क्लियर? इस नेट प्रॉफिट को नॉन कैश एक्सपेंसेस हमें ऐड करना है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देन माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो। ठीक है? देन इसके बाद में आपको मिलेगा
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन इसके बाद में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हमें इफेक्ट देना पड़ेगा। किस तरह से, किस तरह का इफेक्ट? अगर कोई भी करंट असेट इंक्रीज हुआ तो उसको करना पड़ेगा माइनस, अगर करंट असेट डिक्रीज हुआ तो उसको करना पड़ेगा प्लस, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो प्लस कर दो, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दो। बहुत सिंपल है। देखो फॉर्मेट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट, स्टार्ट हो जाता है नेट प्रॉफिट से। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस हमें माइनस ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन कैश इनकम को माइनस करना है, तो हमें मिलेगा कैश ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट देना है। सर किस तरह का इफेक्ट? करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो माइनस करो, करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो प्लस कर दो, फिर एज करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो प्लस कर दो, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दो। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल। अब देखिए इंफॉर्मेशन देखो इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 was 20,000 after providing depreciation of 5,000. So depreciation क्या दिया है यहाँ पे? After providing depreciation of 5,000, मतलब depreciation माइनस करने के बाद जो मिला है प्रॉफिट वो है 20,000. So as we discussed, this profit is our starting point. I will write here profit after providing depreciation. What is the amount? Amount is 20,000. Now we should add back. यहाँ पे add करना है depreciation. कितना है depreciation? Depreciation है 5,000. Add कर दो, ये हो गया 25,000. Point number B. The current assets and liabilities of the business for the year ending 31st March 2023 and 24 were as follows. यहाँ पे इस बॉक्स में, यहाँ पे इस टेबल में 2023 एंड 2024 का कुछ अमाउंट्स दिया है, जिसमें से कुछ करंट एसेट्स है, जिसमें से कुछ करंट लायबिलिटीज है। अब हमें क्या करना है? पहले चेक करना है कि वो ट्रांजैक्शन करंट एसेट है या फिर करंट लायबिलिटीज है। उसके बाद में चेक करना है कि वो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है या फिर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसका हमें इफेक्ट देना पड़ेगा। क्लियर? देखिए फर्स्ट वन, ट्रेड रिसीवेबल। वी नो दैट ट्रेड रिसीवेबल इज करंट एसेट। पहले था 10,000 2023 में, उसके बाद में 2024 में हो गया 20,000। इसका मतलब करंट एसेट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यहां पे फर्स्ट वन, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ओनली डिफरेंस अमाउंट वी हैव टू टेक 20,000 माइनस 10,000, इसको करना है हमें माइनस। करेक्ट? ऑपरेटिंग इनकम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज 25,000. नेक्स्ट अगला देखो, ट्रेड पेबल. वी नो दैट ट्रेड पेबल इज करंट लायबिलिटी. पहले था 15,000, अब है 5,000. इसका मतलब करंट लायबिलिटी हो रहा है डिक्रीज, तो इसको करना है माइनस. इसको क्या करना है? माइनस. डिक्रीज इन ट्रेड पेबल. $15,000 minus 5,000. Again 10,000 we will minus. Next, inventories. It is current asset. पहले 10,000 था, अब 20,000 है. अगेन करंट एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज. तो इसको क्या करेंगे? इसको भी हम करेंगे माइनस. इंक्रीज इन इन्वेंटरीज.
लास्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो करंट एसेट. अगेन इट इज इंक्रीजिंग. पहले 2000, अब 3000. तो यहाँ पे हमें माइनस करना है 1000. सो ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डिक्रीजिंग. यस और नो? यस, करेक्ट. नाउ 25,000 जो ऑपरेटिंग इनकम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था, ये 25,000 है. इसमें से सभी माइनस करना है. सो 25,000 में से अगर आप माइनस करोगे 31,000, माइनस का अमाउंट है 31,000 जो ज़्यादा है. यहाँ पे अमाउंट बचेगा माइनस में 6,000. तो इसके लिए लिखना पड़ेगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर ये आंसर प्लस में आता तो हम लिखते कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर 25,000 में से सभी अमाउंट माइनस करने के बाद प्लस में आता आंसर तो हमें लिखना पड़ता कैश फ्लो फ्रॉम इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेकिन यहाँ पे आंसर आ गया नेगेटिव में, सो हमें लिखना पड़ेगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, 2025 प्रिपरेटरी एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेक्शन A, B, C हो गया कंप्लीट. इनफैक्ट मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि हर एक क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा विथ फॉर्मेट एंड विथ थ्योरी पार्ट. ठीक है. सो आज क्लास को यहाँ पे क्लोज करेंगे. जो बचा है सेक्शन D हम अगले वीडियो में